नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में अचलपुर में 17 अप्रैल 2022 को एक घटना हुई जिसमें दो समुदायों में एक वाद हुआ। उसके बाद में काफ़ी बड़ी दंगल हुई। वहाँ पे एक सत्यशोधन समिति का गठन किया गया है और वो वहाँ पे गई, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर उदय निरगुडकर, जिनको हम पूरा महाराष्ट्र जानते हैं। आज वो हमारे साथ है, हम उनसे चर्चा करेंगे क्या ये समिति थी, वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से काम किया, उनको क्या अड़चनें आई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। सर, ये जो समिति है इसका आपने गठन किया, आपकी अध्यक्षता में गठन हुआ, ये विचार आपके मन में कैसा है और इसकी ज़रूरत क्यों आपको लगी? ये जो दंगे फसाद हुए उसके बारे में तो मैं जानकारी न्यूज़ चैनल और प्रेस से मुझे मिली थी, लेकिन इसके सत्यशोधन के बारे में जब मैत्री परिवार नाम की एक प्रतिष्ठित संस्था ने नागपुर के मुझे न्योता दिया और कहा कि आपकी अध्यक्षता में इसे सत्यशोधन किया जाए और आपके साथ एक निवृत्त न्यायमूर्ति होंगे और एक निवृत्त पुलिस अधिकारी भी होंगे और पत्रकार होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जान के लोगों को समझाने का एक मौका मिलेगा जिससे हम सच दुनिया के सामने ला सकेंगे, जो एक अच्छे पत्रकार का काम होता है और पत्रकारिता का धर्म होता है। तो मैंने जो भी किया है वो एक अच्छे पत्रकार का काम और अच्छे पत्रकारिता का धर्म किया है। सर, ये जो समिति थी उसमें आपके साथ कौन कौन लोग थे? मेरे साथ मीरा खड़क्कर थी जो निवृत्त न्यायमूर्ति है, अनिल बोबड़े जी थे जो निवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त है, प्रवीण मुधोलकर और गजानन जानभोर, ये दो पत्रकार मेरे साथ थे। और हमने 2, 3, 4 ऐसे 3 दिन उस विभाग का दौरा किया था। सैकड़ों लोगों से मिले, संस्थाओं से मिले, पत्रकारों से मिले, व्यापारियों से मिले, समाज के विभिन्न वर्गों से मिले और उनसे बात करके हमने इस सत्यशोधन समिति का जो रिपोर्ट है उसको आज दुनिया के सामने रखा है। नागपुर में इसका विमोचन हुआ है। सर, जो रिपोर्ट आपने रखा है उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, पर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप वहाँ गए तो आपको प्रशासन की तरफ से किस तरीके से आपको कोऑपरेशन मिला, या आपको कुछ तकलीफ़ें गई, या ग्राउंड लेवल पे जब आप गए वहाँ पे आप पत्रकारों से मिले होंगे, वहाँ पे जब आपने पत्रकारों से चर्चा की होंगी तो वहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव बताए होंगे, वो थोड़ा सा आप हमको बताइए। पत्रकार दहशत में हैं और बहुत सारे पत्रकारों ने अपना नाम बाहर न आने के एक कंडीशन पे ही हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये दहशत का वातावरण अगर लोकशाही के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। पत्रकारों ने यहाँ तक बताया कि ये गांव एक ज्वालामुखी के मुंह पे मानो बसा हुआ शहर है और ऐसे दंगा फसाद फिर हो सकते हैं। तो पत्रकारों का इस तरीके से दबाव में रहना अपने आप में एक निदर्शक है कि वहाँ की परिस्थिति क्या होगी। स्थानिक प्रशासन ने हमको पूरी तरह से ट्रैक किया। हम गांव में कब आए, हम गांव में किसको मिल रहे हैं। हम तो ये तक कह रहे थे कि आप LIB के लोग पीछे क्यों लगा रहे हो, आप उनको रूम के बाहर क्यों रख रहे हो, आप उनको हमारे साथ बिठाओ, जो भी लोग बात कर रहे हैं उनको भी सुनने दो और अपना रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को फाइल करने दो। हम कोई ऐसा खुफिया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ निवृत्त पुलिस के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं, ये सारे प्रतिष्ठित लोग हैं। हम लोगों से बात करके सत्य सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी जानकारी रखते थे, लेकिन हमको जानकारी लेने से रोक रहे थे। खुद तो हमारी जानकारी रख रहे हैं, लेकिन हम जब दंगा फसाद जिस इलाके में हुआ, जिनके घर बर्बाद हुए, जिनके घर वालों को पीटा गया, ये एक नफ़रत का, अविश्वास का जो माहौल है, वहाँ जाके हम बात करना चाहते थे कि भाई इसको कैसे सुधारा जा सकता है। हम जिस गुट में मिले वहाँ आखिर में मैं उनसे एक ही सलाह मांगता था, एक ही सुझाव मांगता था कि भैया ये अगर आगे ना हो इसके लिए आपके 3 सुझाव क्या है। तो हर एक से मैंने जो सुझाव आए वो लिख के लिए और ये बताए। यही चीज़ मैं वहाँ जाने करने वाला था, यही चीज़ मैं पुलिस से भी करने वाला था, लेकिन पुलिस ने हमें बिल्कुल मदद नहीं की और उल्टा पहले अचलपुर से और फिर अमरावती से नम्रतापूर्वक हमको उस गांव से बाहर फेंका गया।
सर जब आपने वहाँ के पत्रकारों से बात की तो वो जैसे अपन मीडिया को एक चौथा स्तंभ मानते, तो क्या वो निर्भीड़ होकर वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या वो वहाँ की जो अचलपुर की जो परिस्थितियाँ है वो पत्रकारिता अपने माध्यम से क्या वो दुनिया के सामने ला रहे हैं? क्या उनमें डर और भय का माहौल है जो पत्रकार वहाँ पे, क्योंकि आप जब एक इतने बड़े चैनल से और आपको जब प्रशासन ने आपके साथ इस तरीके से बर्ताव किया, तो क्या उनको अगर उनको रिपोर्टिंग करने में कई तकलीफ आती तो क्या उनको प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन संरक्षण देती है क्या एंटी सोशल एलिमेंट से? कोई संरक्षण नहीं मिलता। एक गांव में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती रहती है कि जैसे कि कोई पत्रकार स्कूटर से जा रहा है और एक रिक्शा वाले ने बगैर सिग्नल दिए टर्न किया, थोड़ा सा धक्का क्या लग गया, गलती तो रिक्शा वाले की थी, लेकिन रिक्शा वाले ने अपने धर्म का एक जमाव पैदा किया और उसको पीटा। उसको पीटने की खबर भी बाहर नहीं आ सकी। वो बोला मैं डर रहा था क्योंकि बाहर आई तो फिर और पीटेंगे। ये क्या माहौल है? ये कैसी है? ये प्रशासन का और पुलिस का कोई अस्तित्व नहीं है मानो, ऐसी चीज़ है। और ये जो एक लांगुल चालन की नीति बन रही है, बायस्ड अप्रोच, ये बहुत गलत है, ये मैं मानता हूँ। सर एक ऐसा देखा गया, मैं भी अमरावती से हूँ, अचलपुर में एक अनऑर्गेनिक ग्रोथ दिख रही है, एकदम से वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचलपुर में रोज़गार मिलने का जो सबसे बड़ा साधन था, वो साधन था फिनले मिल। और फिनले मिल में एक समझो 5-6 हज़ार लोग काम करते थे। उस फिनले मिल को एक जो फीडर सर्विस लगती है, वो फीडर सर्विस में एक कुछ 10-15 हज़ार लोगों का पेट भरता था। मैंने गांव की एक साइजेबल आबादी इससे अनाज पाती थी। लेकिन पिछले कई सालों से विविध कारणों के चलते ये फिनले मिल बंद पड़ी है। तो इसके कारण ये सब जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए। तो ये सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट यूनिट थे, वो बेरोज़गार हो गए। और उसको रिप्लेस करने के लिए गांव में कोई बड़ा उद्योग व्यवसाय भी नहीं आया। तो उद्योग व्यवसाय नहीं आया, फिर भी गांव की आबादी कैसे बढ़ रही है? तो लोग आके क्या काम कर रहे हैं? तो उनके काम का कोई ट्रैक रख रहा है, क्या रख रहा है? कोई इसका नहीं। ये घर कहाँ ले रहे हैं? क्या इनके घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो रहा है क्या? कुछ नहीं रजिस्टर हो रहा है, किसी के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा ये आज मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो लोक संख्या बढ़ रही है, ये लोक संख्या क्यों बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी देश के हित के विरोध में कोई साजिश है क्या? ये हमको पुलिस को और शासन को देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक श्वेत पत्रिका की, एक वाइट पेपर की मांग आज मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। सर बीच में कुछ मीडिया पेपर में भी पढ़ने में आया कि वहाँ से कुछ सोनार व्यापारी, सराफा व्यापारी हो गए, या खास करके कुछ फल के व्यापारी है, वो वहाँ से अपना व्यापार बंद करके कई दूसरे आजू बाजू जगह परतवाड़ा जाना चाहते हैं। आप जब वहाँ पे गए, आपके कमेटी ने ये इस बात को सत्यता, इसमें कुछ है क्या इस बात में सत्यता? बिल्कुल है। ऐसे कई लोग मुझे मिले जो अचलपुर में उनका जो भी घर मकान था वो सब बेच बाच के या उसको खाली छोड़ के वो परतवाड़ा में गए या आजू बाजू के गांव में चले गए। क्यों चले गए? ये एक कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनी है, कश्मीर से जैसे हिंदुओं का पलायन हुआ, वैसे ही पलायन अचलपुर से मैं हिंदू व्यापारियों का और हिंदू जनता का होते हुए देख रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। कल जाके ये एक बहुत बड़ी समस्या और देश के धार्मिक अशांतता का कारण बनने वाला है। इसको रोकने के लिए हमारी, इसके ऊपर सुझाव देने के लिए समिति बनाई गई थी और हमने इस समिति के माध्यम से बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मैं फिर से सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके आखिर में जो हमने सुझाव दिए हैं इसको जल्द से जल्द अमल में लाए। आपको आश्चर्य लगेगा, गांव में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। गांव के जो रोड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस आ गए और ये कंस्ट्रक्शन एक ही समुदाय कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कहीं पे अब लॉ का कोई अस्तित्व नहीं। और उसके कारण सीसीटीवी, एक सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी लगे तो हैं लेकिन सीसीटीवी का बिल इलेक्ट्रिसिटी का कौन भरेगा? अब हंसने की बात, लांछन की बात है।
मुझे तो ना हंसूं या रो पता नहीं चलता कि सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन स्थानिक प्रशासन और इसमें ये सब है कि इसका बिल तू भरेगा या मैं भरेगा। वो बिल वो वैसा का वैसा ही है। अगर वो जो चलते तो हमें पता चलता था कि इसके कल्प्रिट कौन है, पहला पत्थर किसने फेंका। ये जमाव जो 2000 का आया हुआ था, वो 2000 का जमाव 1 घंटे के नोटिस में इतने शस्त्रास्त्र लेके कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? क्या पुलिस इंटेलिजेंस को इसकी कोई भनक भी नहीं थी? एक समिति आती है, एक पत्रकार मुंबई से आता है, तो नागपुर उतरने के बाद से उसको ट्रैक किया जा सकता है, हमको कौन मिलता है ये ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन गांव में गुटखा मिलता है, गांव में अम्लीय पदार्थ मिलते हैं, गांव में गांजा मिलता है, गांव में इतना सारा मैसेजेस घूमते हैं, ये आपको ट्रैक नहीं हो सकता? क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये बहुत डेंजरस है। सर, आपके समिति ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे प्रशासन को? और इसमें आपकी, जैसे कि आप गए वहाँ आपको कोऑपरेशन नहीं मिला, आपने बताया, तो इसमें क्या मर्यादाएं आई? और अगर आपको फिर से अगर मौका मिलता है और प्रशासन आपको सहयोग करती है, तो फिर से आप अचलपुर जाके फिर से आपका जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जाऊँगा, और जो दंगा फसादी इलाका है उस इलाके के एकदम कोर में जाके मैं बात करूंगा। मैं प्रशासन की बात भी रखूंगा, मैं पुलिस की बात भी रखूंगा कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। क्या स्थानिक लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए है उनका कोई उनके ऊपर बमदन है क्या, या उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या, या ऊपर से कोई ऑर्डर्स आ रहा है क्या? ये सारी चीज़ आनी चाहिए। तो मेरी एक 5 प्रमुख मांगे हैं। एक तो जो आबादी बढ़ रही है उसके ऊपर एक वाइट पेपर डिक्लेयर किया जाए, और जो भी जितने भी अवैध धंधे हैं उसके ऊपर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन जोरों से कार्रवाई हो। जितना भी एनक्रोचमेंट है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको कायदे के तहत, कानून के तहत मर्सिलेसली तोड़ा जाए। सीसीटीवी को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, ट्रैफिक सिग्नल को बिठाया जाए। एक ही व्यवसाय को एक समुदाय एक डिज़ाइन बना के कैप्चर कर रहा है क्या, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। गांव में अच्छे वाचनालय नहीं है, गांव में अच्छे व्यायाम के केंद्र नहीं है, गांव में अच्छा कोई ओपन थिएटर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कुछ कला और ये सब पेश कर सके बच्चे, उसका कोई साधन नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सारी चीज़ों का निर्माण होना उतना ही आवश्यक है। दूसरा, एक समुदाय को लांगुल चालित करते रहना, उस समुदाय के सारे अवैध धंधों को, राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों को अनदेखा करना, ये बहुत ही डेंजरस बात है। इससे राष्ट्र के विरोध में जो शक्तियां हैं उनको एक मदद मिलती है। मैं ये मानता हूँ कि जो संगठनाएं जैसे कि सिमी वगैरह है जिनके ऊपर बंदी आ गई है, वो नाम बदल के अब दूसरे नाम से यहाँ ऑपरेट कर रही है क्या, इसका भी शोध होना चाहिए। ये सारी मांगे हम कर रहे हैं। स्थानिक बेरोजगारों को काम मिले, इसके लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट जो सेंटर में है वो और राज्य शासन, उन्होंने मिलके वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र चालू करने चाहिए, उनको लोन देना चाहिए ताकि बच्चों को काम तो मिले। आज दिन भर खाली बैठे हैं, खाली जो युवा होता है उसका दिमाग शैतान का घर बनता है, और वो बाहर से धर्मोपदेशक आते हैं। ये जो बाहर से धर्मोपदेशक आते हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान के बाहर से हैं, वो क्या पढ़ाते हैं? इतनी सारे धार्मिक स्थल एक ही समुदाय के क्यों बढ़ रहे हैं? वहाँ क्या सिखाया जा रहा है? मदरसे इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? ये सारा जब तक रोकथाम नहीं होंगे तब तक अचलपुर जैसे वाक़या और वारदात हर जगह पे होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, ये आपने एक इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें आपके पास एक रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को शासन को देंगे या आपने उनका कोई समय मांगा है कि उनसे मिलके उनको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए? मुंबई जाने के बाद समिति की तरफ से और मैत्री परिवार की तरफ से कोई आएगा, और समिति की तरफ से मैं मुंबई में सारे आला कमान जो हैं, जो भी प्रशासन की बागडोर संभालते हैं, उन सभी को ये रिपोर्ट हम देंगे और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक ज्वालामुखी के मुंह पे हम बैठे हैं, इसको फटने ना दें, समाज में शांति और सलोखा बनाए रखें। किसी एक समाज के बारे में इतनी छूट और इतनी आज़ादी
और इतने कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे, ऐसी कार्रवाई करे, ऐसी मेरी मांग उनसे होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। धन्यवाद और मेरी भी शुभकामनाएं। थैंक यू।